नमस्कार, ओम शांति। सभी को स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन में। दोस्तों, कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन आज अगर हेल्थ की स्थिति देखी जाए तो बहुत चिंताजनक हालत में है। लेकिन हेल्थ को ठीक रखना खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम खुद को ठीक रखेंगे, फिट एंड फाइन रखेंगे, तभी तो औरों की जिम्मेदारी भी हम उठा पाएंगे अपने कंधों पे, यानी दूसरों को भी राज़ी, खुशी और स्वस्थ रख पाएंगे। तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमको लेने चाहिए, और विशेष तौर पे जब कोई सीजनल चेंज होता है, मॉनसून का सीज़न होता है, तो उन सब ऐसे समय पे हमको कौन कौन से बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है और कौन कौन से बीमारियों से कैसे बचना है, वो सारी बातों को लेके आज हम चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं फिर से एक बार। ओम शांति डॉक्टर साहब। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आप डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन, और साथ में आपने राष्ट्रपति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्राप्त किए हुए हैं, और साथ में हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा भी आपको बहुत ऊंची सम्मान प्राप्त हुई है। तो चलिए आपसे बात करके हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। डॉक्टर साहब, हम फिर से आपसे मुलाकात कर रहे हैं इस कड़ी में। हम पिछले कड़ी में हमने बात की थी फीवर को लेके, जो कि एक मॉनसून के टाइम पे एक कॉमन डिजीज़ है। ये एक सिम्टम है कि हमारे अंदर कोई बीमारी घर कर रही है धीरे धीरे, तो इसके लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो एक कॉमन बीमारी है मॉनसून के टाइम पे, वो है डेंगू। डेंगू के टाइम पे भी हमको फीवर आते हैं। तो डेंगू जैसी जो चीज़ है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, तो डेंगू को अगर आज हम लें डिस्कस करने के लिए इस विषय को, तो डेंगू जैसी बीमारी कैसे होती है, कब होती है, और कौन से ऐसे मच्छरों के काटने से हमको ये बीमारी होती है? डेंगू इसमें बहुत फैला हुआ है जी। मैं तो देखता हूँ हमारे हॉस्पिटल में पूरा वार्ड ही से भरे हुए हैं ना जी। मेरे पास हॉस्पिटल में 50 पेशेंट एडमिट हैं, उसमें से 25 पेशेंट 50% पेशेंट डेंगू के हैं। ओहो। और डेंगू जो है एक अपने आप में वैसे तो बहुत कॉमन है। पूरे विश्व में लगभग हर साल 40 करोड़ के आसपास लोगों को डेंगू होता है। ये बुखार पाया जाता है ज़्यादा अमेरिका, साउथ अमेरिका, कुछ नॉर्थ अमेरिका कुछ हिस्सों में भी, वहाँ भी पाया जाता है। अफ्रीकाज में बहुत है, एशिया में भी काफ़ी है, भारत में इधर पैसिफिक एरियाज में भी काफ़ी है, तो भारत में भी काफ़ी मात्रा में डेंगू पाया जाता है। अब तो इसमें दिल्ली जैसे है, ये पूरा राजस्थान है, पूरा पंजाब है, पूरा उत्तर प्रदेश, काफ़ी इसमें डेंगू का काफ़ी इन्फेक्शन फैला हुआ है। हॉस्पिटल भरे हुए हैं इस फीवर से। और ये बुखार वैसे तो बहुत सीरियस बुखार नहीं होता है, ज़्यादातर केस अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर ये बुखार केयरफुल रहने की बहुत आवश्यकता है, इसके बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। इसमें अधिकतर पेशेंट को फीवर होता है, कई बार तो हाई ग्रेड फीवर होता है। मच्छर के काटने के बाद, इसमें मच्छर का नाम है एडीज इजिप्शियाई। एडीज एक मच्छर होता है, उसे काटने से होता है। 4 से 10 दिन के बाद बुखार आता है। अच्छा। और जैसे मैंने बताया कि मच्छर ये पैरों पे से नीचे काटता है, पैरों से यहाँ से नीचे, घुटनों से नीचे ज़्यादा काटता है, और एल्बो से नीचे काटता है। और ये दिन में ज़्यादा काटता है। सपोज आप वर्किंग आवर्स में ऑफिस में काम कर रहे हैं, किचन में आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो वहीं पर मच्छर आपको काट लेगा। और रात में इतना नहीं काटता है। तो ये ध्यान रखने की बात है, ये मच्छर जो है दिन में काटता है, और इवनिंग टाइम में अंधेरा होने से पहले ज़्यादा काटता है। तो वी शुड बी केयरफुल। इसलिए मेन हमारे घर में जहाँ पानी है, जहाँ भी पानी स्टैंडिंग वाटर, उसको ख़त्म करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। तो ये जो है मच्छर काटता है, तो इससे बुखार आता है। और बुखार यूजली कई बार तो बुखार 104 तक भी 103-104 तक पहुँचता है।
कई बार ठंड होती है, कई बार ठंड नहीं भी लगती है, हेडेक होती है, और इसमें हमारा जो स्पेशली आंखों के पीछे दर्द होता है, पेन बिहाइंड आइज ना, स्किन पे कई बार रैश जैसे ऐसे द रैश जैसे आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, और इसमें वॉमिटिंग लगने की टेंडेंसी बहुत होती है, पेट में दर्द होता है, तो एक ये प्रॉब्लम होती है। कभी थोड़ा सा हल्का सा गले में दर्द भी हो सकता है, हल्का सा URTI हो सकता है, और इसमें मतलब पेशेंट को कई बार खाने को दिल ना करे ऐसी फीलिंग होती है, और इसमें जो है एक्चुअली क्या होता है, फीवर जैसे 3 से 7 दिन रहता है, नॉर्मली 3 से 7 दिन में अपने आप खत्म होता है। अच्छा। पर एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती है ना, खून में खून को थक्का जमाने वाली सेल्स होती है, वो कम होने लगती है। तो 3 से मतलब हमेशा इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लेटलेट चेक करानी। सपोज आज हम यूजुअली 1.5 लाख पर सीसी से ज़्यादा रहनी चाहिए। 1.5 to 4 लाख पर सीसी पर ml ऑफ ब्लड, उससे ज़्यादा इतनी नॉर्मल काउंट है। पर धीरे धीरे मान लो किसी के 2.5 है, हमने अगले दिन कराई तो 1.5 लाख आ गई, अगले दिन कराई तो 60,000 आ गई। तो ये धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ये प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। तो अगर प्लेटलेट 50,000 से कम होती है, कई बार तो 20,000 हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग होने के चांस बहुत होते हैं। हमारे गले से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, खून की उल्टी आ सकती है, लैट्रिन में काली रंग की लैट्रिन आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है जब ये। तो हमारी प्लेटलेट, अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है पेट में दर्द जोर से हो रहा है, उल्टी बहुत आ रही है, कमजोरी बहुत लग रही है, हमारा BP लो हो रहा है, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। है ना? तो हमें प्लेटलेट चेक करानी चाहिए। अगर प्लेटलेट कम होती है तो प्लेटलेट हम चढ़ाते हैं पेशेंट्स को ना, तो फ्रेश ब्लड लेकर के उसमें से प्लेटलेट को अलग कर पेशेंट्स को हम इन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक बीमारी इस तरह से खतरनाक हो जाती है, और BP उसमें क्या ब्लड लीक होने लगता है, फिर जो ब्लड वेसल्स हैं ना उनमें से लीक होकर फिर इसलिए BP लो हो जाता है। तो ये हमारे लीवर पे भी असर करती है, लीवर के एंजाइम भी खराब हो जाते हैं, तो इससे हमारे लीवर पे मतलब लीवर का फंक्शन भी खराब हो जाता है। गॉल ब्लैडर जो पित्त की थैली उसका भी सूजन आ जाती है। अच्छा। तो ये हमें और भी अंगों को, किडनी को भी खराब कर सकती है। अगर सीरियस होता जाए ना बुखार ये वाला, तो खतरनाक, कुछ केसेस में खतरनाक हो सकता है। तो वी शुड बी ऑलवेज बी केयरफुल, है ना। जैसे हमें थोड़े सिम्टम आज इस तरह के आ रहे हैं, मैंने बताया जैसे सिर में दर्द जोर से होने लगता है, तो आंखों के पीछे दर्द मैंने बताया, पेट में दर्द, और अगर BP लो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे रैश जो अंदर भी पैलेट अंदर होता है ना, तो तालू जिसे कहते हैं, उस पर कुछ रैश आना शुरू हो जाएगा, गम्स में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, तो तुरंत हमें एडमिट हो जाना चाहिए और प्लेटलेट काउंट करानी चाहिए, और उसमें हमें अकॉर्डिंग ट्रीट करना। बाकी इसका एक बहुत सुंदर ट्रीटमेंट ये है, पपीता होता है ना, पपाया फ्रूट होता है, पपाया का जो पेड़ है ना, उसके ऊपर टॉप पे कुछ पत्ते होते हैं, बहुत टिप पे, बहुत फ्रेश पत्ते होते हैं, एकदम टेंडर लीव्स होती हैं ऊपर टिप पे। उनके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है, ऐसा एक फैक्टर होता है जो कि हमारी प्लेटलेट्स को बढ़ा सकता है। अच्छा, हाँ। तो एक छोटी पत्ती भी लेकर के हम सुबह शाम अगर 2-3 बार उनको चबा लें, कड़वी होती हैं, और ऊपर से 1-2 चम्मच शहद खा लें ताकि मुंह कड़वा ना हो। तो वो जो है हम 3-4 बार ले लें, तो साथ में शहद लें ताकि मुंह खराब ना हो, उससे बहुत जल्दी प्लेटलेट्स बढ़ सकती हैं। पपीते के पत्ते के बारे में हमने सुना तो है, लेकिन हमने वो टेंडर लीव्स के बारे में हाँ, कई लोग जैसे वो मोटी पत्तियां हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। उसी एरिया में वो केमिकल सबसे ज्यादा होता है, अच्छा, जो प्लेटलेट्स को बढ़ा सकता है। तो कई बार जो बाकी टैबलेट्स वगैरह इतनी इफेक्टिव नहीं होती, कहते पपीते के पत्ते की सब टैबलेट्स बनी हुई, इतनी हमें देखा कि इतनी उससे इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि टेंडर लीव्स लेने से बहुत फायदा। प्लस हमें अगर ज्यादा प्लेटलेट कम होती है तो फिर हम चढ़ा देते हैं। बाकी इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दर्द बहुत होता है बॉडी में, बॉडी एक बहुत होता है, माइल्जिया, मसल पेन, जॉइंट पेन्स होते हैं, बोन पेन्स होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए हमें, तभी इसलिए हमें लगातार पैरासीटामोल आता है ना, जो टैबलेट, पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं, या SOS ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि और कोई हमें कोई एस्पिरिन वगैरह की दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन खाने से प्लेटलेट फंक्शन और पहले ही कम होती है और ख़राब हो जाता है, फिर ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। हमें कोई भी जैसे ब्रूफेन टैबलेट है, या कुछ डाइक्लोफेनेक टैबलेट्स होती हैं जो जिनको नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। स्टेरॉइड्स अवॉइड करने चाहिए। अच्छा। स्टेरॉइड्स इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, तो स्टेरॉइड्स या ऐसी दवाइयाँ पेन किलर्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि किडनी को भी डैमेज करेंगे, प्लस हमें और ज़्यादा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने का चांस रहेगा। तो वी शुड अवॉइड सच टैबलेट्स। पानी खूब ज़्यादा पीना चाहिए। अच्छा, गर्म पानी या नॉर्मल पानी? गर्म पानी पे तो अच्छा है, जैसे गला खराब नहीं होगा। जूसी फ्रूट्स जैसे हों, नारियल पानी है ज़्यादा मात्रा में पिए, लगभग 12 से 15 गिलास पानी पिए। अच्छा। तो जिससे मतलब हमारा ज़्यादा फ्लूइड, जैसे सूप है, जूस है,
ऐसे हम दाल का सूप है या वेजिटेबल सूप है, हम बार बार लेते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें, तो जितना पानी पिएंगे उतने चांसेस हमारे जल्दी ठीक होने के। ओके। तो बुखार के लिए पैरासीटामोल। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा अपने भाई बहनों को कि कई बार हमारा क्या नेचर होती है, जैसे बुखार होगा ना, ओवर द काउंटर मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। हाँ। अपने आप डॉक्टर के पास जाने के बगैर अपने आप एंटीबायोटिक ले लेंगे। एंटीबायोटिक कैन बी डेंजरस। एंटीबायोटिक हमारी प्लेटलेट्स को और कम कर सकती हैं। अच्छा। डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर एंटीबायोटिक लेनी है। ओके। अगर आवश्यकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर टेस्ट करके बताएंगे हाँ आपको कोई और इन्फेक्शन हो गया है साथ में, तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक डॉक्टर सेफ एंटीबायोटिक देगा। अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक लेकर खाना, अपनी मर्जी से स्टीरॉयड यूज़ कर लेना, वो गलत बात है। ओके। तो हमें हाँ एक मल्टीविटामिन लेना चाहे तो ले सकते हैं हम, एक पैरासीटामोल हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर इतना ही, और स्टीम ले सकते हैं, गार्गल्स कर सकते हैं। ओके। तो ये मेन स्टे ऑफ थेरेपी होता है। थोड़ा सा तबीयत खराब लगता है तो बेटर टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। डेंगू के मच्छर के काटने से डेंगू जो होता है तो वो क्या किसी वर्ग विशेष में होता है, मतलब कि जैसे छोटे बच्चों को ज़्यादा जल्दी अफेक्ट कर लेता है या बुजुर्गों को या छोटे बच्चों को वैसे किसी उम्र में भी होगा, किसी उम्र में, पर हाँ छोटे बच्चों को अगर हो गया, इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी, इम्यूनिटी नहीं है, नहीं फाइटिंग कैपेसिटी, क्योंकि इसके 4 स्ट्रेन है। अच्छा। 4 स्ट्रेन है डेंगू के, 4 तरह का इसका वायरस होता है। एक मान लीजिए एक डेंगू हुआ, एक वायरस, तो एक वायरस से मेरा ठीक हो गया, ठीक है, वो ठीक हो गया, क्योंकि सेकंड वाला अगर सेकंड इसी स्ट्रेन से होगा तो फिर तो कुछ खतरा नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला वायरस अगर मुझे आके इसने अंदर में खून में गया तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। अच्छा। फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं उसको। तो पहली बार में भी हो सकता है कि सेकंड टाइम में तो फिर डेंगू हेमरेजिक में ना जगह जैसे हमारी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, और इट्स वेरी डेंजरस। हमारे लीवर में हमारी जगह जैसे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, बीपी लो हो जाएगा, और प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाती है, तो उसमें फिर मोर्टिलिटी, मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कभी हो तो एक बार डेंगू आने के बाद दोबारा अगर आपको डेंगू होता है तो इमीडिएटली गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, देन इट इज़ अ वेरी रिस्की फीवर, क्योंकि 4 तरह के स्ट्रेन है इसके। अच्छा। मतलब ये इसमें कि ना सोचें कि मुझे एक डेंगू हो गया, दोबारा डेंगू हुआ तो मुझे कोई खतरा नहीं है, ज़्यादा खतरा है। अच्छा। तो दोबारा अगर डेंगू होता है इट इज़ मोर हार्मफुल, तो वी शुड बी केयरफुल। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं नहीं है, एक बार हो गया ना, अभी तो मुझे दोबारा तो हुआ तो ये तो अपने आप ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है, इट्स मोर डेंजरस। ओके। ना कोरोना जैसे बीमारियों में भी हम देखते हैं कि एक बार होके चला गया तो वो कुछ प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, मतलब वो अलग है, पर ये अलग है, ये अलग, मतलब इसमें लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बल्कि ये होता है अगर आपको एक बार डेंगू हो गया, डेंगू ठीक होने के बाद बेटर टू गेट वैक्सीन। ओके। अगर आप ओल्ड एज है आपकी या बच्चे हैं, आपको चांसेस हैं, मैंने बताया डायबिटीज़ है या कोई इन्फेक्शन है, तो बेटर टू गो फॉर वैक्सीनेशन सो दैट सेकंड टाइम डेंगू ना हो आपको। ओके ओके राइट। ओके, तो इसमें खाने पीने का विशेष कुछ ध्यान रखना है? बस मैंने बताया हाइड्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके। बाकी तो खाना हमारे न्यूट्रिशियस होना चाहिए, पोषक भोजन हो जिसमें ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स वेजिटेबल्स हों, कच्ची चीजें ले सकते हैं जैसे कि स्प्राउट्स हो गए कई बार, क्योंकि स्प्राउट्स बेटर इन दिनों थोड़ा स्टीम करके ले लें, वैसे सारा साल वैसे कच्चे खा सकते हैं जी जी, पर इन दिनों अगर या तो बहुत से सफाई कर लें, गर्म पानी से साफ कर लें, फिर लेमन डाल के खा लें, लेमन अच्छी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लेमन डाल के ले लें, तो नहीं तो अदरवाइज इनको फिर हमें बहुत अच्छे से थोड़ा हल्का सा स्टीम कर लें सो दैट देयर इज नो चांस ऑफ इन्फेक्शन। ओके, बाकी हमें यहाँ अपनी प्रोटीन की अमाउंट है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, वो बराबर बैलेंस अमाउंट में लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना जैसे बता दिया जी जी, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए। और फाइबर फूड जो हम लेंगे वो क्या कुक्ड होने से अच्छा बेटर है कि नॉन कुक्ड फूड कुछ हम ले या फिर बॉइल्ड ले? अगर बॉइल्ड ले तो स्टीम ले तो अच्छा इन दिनों, बॉइल्ड स्टीम, स्पेशली आपको इन्फेक्शन है तो। ओके डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि इसके 4 स्ट्रेन्स होते हैं, तो एक बार किसी को हो जाए तो इससे खतरा कितना, ओवरऑल रिस्क कितना है, कितना जानलेवा हो सकता है डेंगू? वैसे तो ये डेंगू के मैंने बताया बहुत सारे केसेस होते हैं, हर साल बहुत फैल जाता है, घर घर में डेंगू हो जाता है जी। एवरी फैमिली विल हैव 2-3 पीपल, है ना, कई बार जो 2-3 लोग हैं घर में, दोनों को डेंगू हो जाता है, तो वो है तो बहुत कॉमन, ठीक है, पर ये अच्छी बात है कि अधिकतर केसेस सेल्फ लिमिटेड होते हैं, मतलब अपने आप ही ठीक हो जाता है। 80% केसेस में तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छा, जस्ट फीवर आएगा, मैंने बताया बॉडी एक होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, थोड़ा वॉमिटिंग आएगी, हल्का सा हल्का रैश आ सकता है, वो थोड़ा अपने आप
3 दिन में, 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एंड यू जस्ट नीड टू बी टेक मोर वाटर एंड एक पैरासीटामोल खाते रहें, बस ठीक हो जाएगा। अच्छा। विटामिन सी ले सकते हैं, नींबू ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ठीक हो जाएंगे। पर जहाँ पर कुछ ऐसे केस हैं, मैंने 20% केसेस, और उसमें भी जिसको रिस्क है ज़्यादा, मैंने बताया डायबिटीज़ है, ओल्ड एज है, बच्चे हैं, उनको फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनके फिर हमें बीच में टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा। वी शुड बी केयरफुल, क्या आंखों के पीछे पेन है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है, वी हैव टू बी वॉचफुल। सिम्टम्स देखते ही फटाफट चेक। थोड़ा सा भी नाक से ब्लीडिंग हुई, दांत गम से ब्लीडिंग हुई, गले मतलब उल्टी आई खून की, या स्टूल अचानक काले रंग का आना शुरू हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, तो इमीडिएटली वी शुड रश टू द हॉस्पिटल। क्योंकि अगर हम ऐसे केसेस में अगर घर में रखेंगे तो नुकसान हो सकता है। अस्पताल में सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, प्लेटलेट्स चढ़ा दें, कम हो गई तो कुछ और है तो उसको, अगर बीपी लो हो रहा है तो बीपी को ठीक कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डेंगू पर से का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई डेंगू की दवाई नहीं, वायरस की दवाई हम खा लें तो ख़त्म, ऐसा नहीं। जो उससे डैमेज हुआ उसको हम ट्रीट करके पेशेंट को बचा सकते हैं। डेंगू का ऐसा नहीं कि हाँ वैक्सीन तो है, पर वो तो बाद की बात है। फिलहाल अगर डेंगू वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए है, डेंगू हुआ तो उसमें तो हम इसको सिम्टम्स को ट्रीट करें, वी कैन सेव 99% पेशेंट्स। तो ऐसी बात है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें इट्स नॉट अ सीरियस डिजीज, बट प्रिवेंशन इज द की। प्रिवेंशन, हमें इसको बचाव करें, हमें मच्छर काटे ही नहीं, और अगर काट ले तो अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन रखें पानी का और उसका, दवाई वगैरह लेते रहें और अपना हाइड्रेशन ठीक रखेंगे, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमारी तबीयत ठीक हो गई। अगर थोड़े सिम्टम्स ख़राब हो रहे हैं ज़्यादा, गेट द ब्लड टेस्ट डन, इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। स्पेशली हम बच्चे और बूढ़े, या आपको कोई ऐसी बीमारी है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कुछ ऐसा है, हार्ट की बीमारी है, दमा है, तो बेटर टू गेट एडमिटेड और करके एंड गेट प्रॉपर केयर व्हेन यू आर ओके, देन कम बैक। स्पेशली एक बार आपको डेंगू हो गया, सेकेंड टाइम हुआ है, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा चांस है डेंगू हेमरेजिक फीवर होने के, डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं उसको, वो होने के। तो वी शुड बी, सेकेंड टाइम होता है तो एक ही सीजन में, तो बेटर टू गेट एडमिटेड। तो डॉक्टर साहब, किसी को घर में अगर डेंगू हुआ है तो उसके साथ में खाना मतलब होता है ना, कई चीज़ें बहुत सारे इन्फेक्शियस हो जाते हैं, एक से दूसरे में चला जाता है। डेंगू के मामले में ऐसे कंटेजियस नहीं है, इट इज़ नॉट कंटेजियस के साथ में किसी का बैठ के खाना खा उसका डेंगू मेरे को लग जाए, ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हाँ, मदर का अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके बच्चे को डेंगू का वो वायरस का जो है उसका इफेक्ट आ सकता है। तो बच्चे को आ सकता है उसके, वही अगर प्रेग्नेंट है तो, अदरवाइज नहीं। बाकी हाँ, ये हो सकता है कि अगर मच्छर, मेरे अंदर डेंगू का वायरस है, मच्छर मुझे काट के आपको काट ले तो आपको हो जाएगा। ओह अच्छा, दैट वे इट इज़ पॉसिबल, राइट। ओके, तो मतलब ये घर में इसलिए कहते हैं मच्छर को काटने से बचें, मच्छर आपको ना काटे, घर की सफाई अच्छी रखें तो ये फिर डेंगू फैलेगा नहीं। केयरफुल रहना आवश्यक है। ओके, तो तुरंत अगर ये जो मच्छर है वो अगर काट दे, हमको पता तो नहीं चलता कौन सा मच्छर आके हमको काटा, तो काटने के बाद अगर कहीं से कुछ मतलब इस प्रकार के कुछ अलग से कुछ लगता है उस मच्छर के काटने से, कि जैसे हमको पता चल जाए कि डेंगू वाला मच्छर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, आइडेंटिकल कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई अगर निशानी होती तो बहुत अच्छा था, तो ऐसा नहीं है। मतलब पर जैसे अभी इसके ऐसी कोई निशानी नहीं होती है, मच्छर काट जाएगा कुछ का पता नहीं लगेगा, थोड़ा सा ईचिंग होगी, आप सोचेंगे ऐसे मच्छर तो काट के जी और काट भी लेते हैं तो इट डजंट मैटर। कुछ इरिटेशन होना, इस प्रकार का कुछ तुरंत कुछ सिम्टम्स नहीं होते। ओके डॉक्टर साहब, इसी के जैसे एक सिमिलर बीमारी भी है चिकनगुनिया, तो काफ़ी सारे सिम्टम्स इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन चिकनगुनिया और डेंगू में फ़र्क क्या है? बेसिकली चिकनगुनिया भी इसी मच्छर से होता है। अच्छा, एडीज से ही होता है। ओके, पर इसमें चिकनगुनिया वायरस होता है। एक बार तो बहुत साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चिकनगुनिया हुआ था, पूरे भारत में एक बार काफ़ी आया था। तो इसमें मेन बात है जॉइंट डिजीज, मसल जॉइंट और पेन तो उसमें भी होती है। अच्छा, इसमें डेंगू में भी होती है। पर इसमें ज़्यादा होती है चिकनगुनिया में। मतलब सारे जो जॉइंट्स हैं, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड हैं, पूरे बॉडी के बड़े जॉइंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, डेंजरस, काफ़ी डेंजरस हो जाता है, इट इज़ क्वाइट सीरियस हो जाता है। तो इसका मेन सिम्टम ही है कि फीवर तो है, साथ में जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जोड़ों का
सूजन आ जाना, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, मुड़ जाना, डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाना, ये बहुत ज़्यादा होता है ना। तो बाकी तो सिम्टम लगे सिमिलर से होते हैं। उसका ट्रीटमेंट भी यही कि ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं और पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। ट्रीटमेंट मोरलेस सेम है कि तो अगर हमें कुछ ज़्यादा होता है देन भी पेशेंट को एडमिट करके फिर अकॉर्डिंगली हमें उनका जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो करते हैं और उसके अनुसार फिर भी ट्रीट अकॉर्डिंगली विद डिफरेंट मेडिसिन। तो ये जो है चिकनगुनिया का जब भी ऐसा कुछ होता है तो वी शुड बी केयरफुल। फिर चिकनगुनिया के फर्दर फिर प्रिवेंशन के लिए हमें केयर करनी होती है। वही सेम है दोनों का, डेंगू का और चिकनगुनिया दोनों का सेम ही ट्रीटमेंट है, पर हमें थोड़ा सा अवेयरनेस, अगर चिकनगुनिया हो तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट दी जॉइंट डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, डिफॉर्मिटीज़ ना हो जाए परमानेंट, वो फिर क्योंकि फिर वो डेंजरस होती हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट को बेटर है कि चिकनगुनिया अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली गेट एडमिटेड। उसका फिर हम सीरोलॉजी टेस्ट कराते हैं, खून में पता लग जाता है चिकनगुनिया है तो हम उसके बारे में केयरफुल होकर फिर फर्दर उसका ट्रीटमेंट करें। इसकी टाइम फ्रेमिंग कितनी होती है? जैसे कि आपने कहा कि डेंगू में 5 से 7 दिन के अंदर अपने आप क्योर होना शुरू हो जाता है, लेकिन चिकनगुनिया में वो रिकवरी थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है। इट मे लास्ट अप टू 15 days और सो, एंड समटाइम्स इट इवन मोर, क्योंकि एक बार जॉइंट डैमेज हो गया ना, उसका जॉइंट डैमेज भी ठीक ही हो जाता है। अच्छा, कि तो जल्दी ठीक हो जाता है, रिकवरी फास्टर है। इसकी रिकवरी थोड़ा स्लो हो जाती है। अच्छा, क्योंकि जॉइंट इन्फ्लेमेशन सूजन हो जाता है जोड़ों के अंदर, हाँ, तो फिर डैमेज ज़्यादा होता है। ओके, इसलिए वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओके, उस समय भी जैसे कि स्टीम्ड फूड कुक, मैंने इस सब केयर तो वही करनी है, पर खुद अकॉर्डिंग टू कितना डैमेज हुआ है फिर हम एक सी रिएक्टिव प्रोटीन्स कराते हैं और इन्फ्लेमेशन कुछ टेस्ट कराते हैं, कुछ सीरोलॉजी मार्कर्स कराते हैं, जो शायद पब्लिक से हमें दर्शकों के बीच में डिस्कस करने की, वो तो डॉक्टर्स के लेवल पे फिर हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं जी, क्योंकि वो आम पब्लिक को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। जी। तो वो फिर हम उनको अकॉर्डिंगली इलाज करते हैं। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, पिछले कड़ी में हमने बात की थी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक बात कही थी कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस से, ऐसे दवाइयाँ लेने से हम शारीरिक तौर पे तो ठीक हो जाते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन हमारा जो जैसे आपने कहा कि इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करने में मेडिटेशन की भी बहुत बड़ी भूमिका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। ये जो मेडिटेशन हम करते हैं, राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, देखिए कोविड के टाइम भी देखा गया जो लोगों ने राजयोगा मेडिटेशन किया, हमारे यहाँ भी 300 के आसपास पेशेंट एडमिट हुए थे, हमारे कैंपस में फैल गया था बहुत। तो हमारे यहाँ तो इतने सारे पेशेंट 300 के आसपास 293 पेशेंट्स थे और उनमें से लगभग 100 के आसपास लोगों को निमोनिया भी हुआ था और बहुत सीरियस निमोनियाज के पेशेंट्स भी थे और हमारे यहाँ एक भी डेथ नहीं हुई। वी कुड सेव एवरीवन, मतलब बिकॉज दे ऑल वर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, उनको बाकायदा मेडिटेशन कराया जा रहा था। हमारा फोकस था फ्रेश एयर, ज़्यादा धूप, ज़्यादा पानी था कोविड में भी, ज़्यादा मात्रा में पानी, जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रॉपर उनकी जो टेस्ट, प्रॉपर दवाइयाँ दी गई, तो प्रॉपर ऑक्सीजन को दी गई, तो दे ऑल रिकवर्ड। प्लस उनमें मेन रोल मेडिटेशन का था। अच्छा, तो मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे जैसे विचार होते हैं ना, हमारे हाइपोथैलेमस में ऐसे केमिकल बनते हैं। अगर हमारे पॉजिटिव विचार हैं तो पॉजिटिव केमिकल्स, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स निकलते हैं, रिलैक्सेशन सिस्टम ऑन हो जाता है और हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा। और अगर हमारे नेगेटिव केमिकल्स, डर लगता है, एंजाइटी पैदा हो, क्या होगा मेरा, कैसे होगा, मेरे जॉइंट खराब हो जाएंगे, बचूंगा नहीं बचेंगे, क्या होगा, इतने लोग मर रहे हैं, टेलीविजन में देखते हैं, खबरें आती हैं, तो फिर क्या होता है कि नेगेटिव हमारे केमिकल्स बनते हैं, हर सेल पे उसका इफेक्ट होता है और हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो उससे फिर हमारी बहुत ज़्यादा मतलब मॉर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, बीमारी तेज़ी से ग्रो करती है अंदर। तो वी शुड मेडिटेशन इज ए पैनेशिया इन एडिशन टू वट एवर वी आर डूइंग। फिजिकल बॉडी के लिए हम जो भी कर रहे हैं, दवाइयाँ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, पानी खूब पी रहे हैं, वट एवर, पर ये उसमें उसको 100 गुना बढ़ा सकता है, उसके इफेक्ट को, एफिकेसी को बढ़ा सकता है। तो मेडिटेशन हर एरिया में इफेक्टिव है, कोई बीमारी भी हो फॉर दैट मैटर, हीलिंग पावर भी बढ़ा देती है, कई गुना बढ़ जाती है, एफिकेसी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, डर नहीं लगता है उसको, पेशेंट का डर खत्म हो जाता है और रिलेटिव्स का डर खत्म हो जाता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है, हीलिंग एटमॉस्फेयर बन जाता है। हमारे जहाँ भी पेशेंट को हम रखते हैं, हॉस्पिटल में रखते हैं, उसके प्राइवेट रूम में या आईसीयू में रखते हैं या घर में रखते हैं, तो वी शुड ऑलवेज, चाहे घर में हो चाहे हम हॉस्पिटल में हो, वी शुड रेगुलरली प्रैक्टिस मेडिटेशन।
Okay. नॉट ओनली द पेशेंट बट ऑल्सो द रिलेटिव्स, सब रिश्तेदारों को भी अच्छे से मेडिटेशन करना चाहिए। जी तो एक अच्छी, बल्कि बजाय हम उसको रोने के या उसको एंजाइटी क्रिएट करने के, वी शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड रिमेन पीसफुल, लवफुल, हैप्पी। मतलब पैनिक करने के बजाय अगर हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें तो ऑटोमेटिक हीलिंग शुरू हो जाएगी अंदर ही अंदर। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सुंदर से सुझाव दिए, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस, टिप्स बताए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे और समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, डेंगू हो या चिकनगुनिया, आज हम विस्तारित रूप से इसके बारे में चर्चा किए और कौन कौन से चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमको लेने हैं, कैसे खाना हमको खाना है, ये सब के बारे में आज हमने चर्चा की। तो ऐसे ही हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे और ऐसे कई सारे विषयों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो देखना नहीं भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन। सभी कोई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए एकदम फिट, फाइन एंड परफेक्ट। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार, ओम शांति।